नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर रांति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़, हाल ही कार्य व्यवस्थार्थ राजकीय महाविद्यालय बोली। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान समय में जो साम्यवादी अवधारणा अपन पढ़ते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। जिस पूंजीवाद और साम्यवाद का अध्ययन अपन करते हैं उससे एक अलग और भिन्न अवधारणा प्लेटो ने दी, उसको अपन देखेंगे। प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए लागू होता है। उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। प्लेटो समाज में जो 3 वर्ग बताता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, तो साम्यवाद सिर्फ सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जिसे प्लेटो अभिभावक वर्ग मानता है। इन दोनों को उत्पादक वर्ग पर साम्यवाद लागू नहीं होता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुणों को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। प्लेटो राज्य के लिए दार्शनिक वर्ग या दार्शनिक राजा बड़ी लंबी शिक्षा पद्धति के माध्यम से तैयार करता है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति 7 से 50 साल तक चलती है। उसके बाद में दार्शनिक वर्ग शासक वर्ग बनता है। अब वो लंबी शिक्षा पद्धति के द्वारा जो दार्शनिक वर्ग ने शिक्षा अर्जित की है, वो विपरीत परिस्थितियों के कारण वो शिक्षा से उत्पन्न सद्गुण नष्ट हो सकते हैं, अतः उन्हें बनाए रखने के लिए प्लेटो साम्यवाद की बात करता है। मतलब प्लेटो का साम्यवाद सिर्फ अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। यहां अभिभावक वर्ग का मतलब अपन देख चुके हैं, सैनिक वर्ग व दार्शनिक वर्ग। जो तीसरा उत्पादक वर्ग है, जिसमें संयम नामक गुण की प्रधानता होती है, उस उत्पादक वर्ग पर प्लेटो का साम्यवाद लागू नहीं होता है। प्लेटो अपने साम्यवाद को 2 भागों में बांटता है, संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद के तहत प्लेटो ये कहता है कि अभिभावक वर्ग के पास उतनी ही संपत्ति रहनी चाहिए जितनी जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अभिभावक वर्ग का न तो कोई निजी आवास होना चाहिए और न ही कोई भंडार होना चाहिए। अभिभावक वर्ग विलासिता से बहुत दूर रहे। सोना चांदी तक तो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभिभावक वर्ग को
सोना चांदी तक तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्लेटो क्या कहता है कि अविभाग वर्ग के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और बहुत ही जीवन यापन के लिए बहुत ही मिनिमम संसाधन उनके पास होंगे। उतने ही संसाधन होंगे जितने जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इसके पक्ष में प्लेटो यह तर्क देता है कि इस संपत्ति विषयक साम्यवाद से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। जब संपत्ति ही नहीं होगी अविभाग वर्ग की, तो फिर वो भ्रष्टाचार किस तरीके से कर पाएगा? वर्ग संघर्ष नहीं होगा। जिस साम्यवाद में दो वर्गों की बात कही गई है, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, इस तरीके का जो आर्थिक वर्गीकरण किया गया है, ऐसे वर्ग ही नहीं होंगे समाज में, समानता होगी। शासन का आधार सिर्फ योग्यता ही बना रहेगा। अगर शासक अविभाग वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो शासन का आधार योग्यता ही बना रहेगा। अयोग्य व्यक्ति होगा, विलासितापूर्ण व्यक्ति होगा, वो वैसे ही शासक नहीं बनेगा, वो दार्शनिक वर्ग में वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होगी, विलासितापूर्ण जीवन नहीं होगा। तो इस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति शासक बन ही नहीं पाएगा। तो शासन का आधार योग्यता हो गई। और जब समानता होगी, आर्थिक समानता होगी, तो राज्य में एकता बनी रहेगी, राज्य की पूर्ण सुरक्षा होगी। देखो, अगर संपत्ति नहीं होगी तो पूर्ण तन मन से व्यक्ति अपना अधिकतम प्रयास करके अपनी सेवाएं देगा और उससे राज्य की पूर्ण सुरक्षा होगी। अविभाग वर्ग नैतिक आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। अविभाग वर्ग को उत्पादक वर्ग फॉलो करेगा, और जब वो नैतिक आदर्श के रूप में होंगे तो समाज में या राज्य में एक उदाहरण के रूप में पेश होंगे, तो अपने आप राज्य का विकास होगा या उत्थान होगा। इस प्रकार प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करता है। इसी प्रकार से प्लेटो दूसरे साम्यवाद में परिवार विषयक साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो के अनुसार अविभाग वर्ग का कोई परिवार नहीं होगा, उनकी स्त्रियां और संतान साझी होगी। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी शिशु को अपने माता पिता की पहचान नहीं होगी। संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे। ये सब एक ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे। अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को प्लेटो विवाह नामक संस्था से दूर रखता है। और विवाह नहीं होगा तो अपने आप उनका परिवार भी नहीं होगा। अविभावक वर्ग में सभी बच्चे सभी की साझी संतान माने जाएंगे। स्त्रियां और बच्चे सबकी साझी होगी।
किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्त्री को और किसी भी बच्चे को अपने पिता और अपनी पत्नी का ज्ञान नहीं होगा। सारा अभिभावक वर्ग एक परिवार के सदस्य के रूप में ही होगा। प्लेटो इसके पक्ष में तर्क भी देता है कि इससे भाई भतीजावाद से मुक्ति मिलेगी, वंशवाद से मुक्ति मिलेगी, राजतंत्र में राजा का बड़ा बेटा ही राजा बन जाता है, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, और वो राजतंत्र के पतन का कारण हो जाता है, अयोग्य व्यक्ति कोई शासक बन जाता है तो उस वंशवाद से मुक्ति मिलेगी। अगर परिवार विषयक साम्यवाद होगा तो अभिभावक वर्ग को पर्याप्त समय मिलेगा जिससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। राजतंत्र में राजकुल में कलह देखने को मिलती है, आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। इस प्रकार का कोई परिवारों में संघर्ष नहीं होगा, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और हष्टपुष्ट व्यक्ति है उन्हें ही संतान उत्पन्न करने की अनुमति होगी, तो राज्य के लिए श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी, जनसंख्या संतुलन स्थापित होगा, जनसंख्या में बेहताश वृद्धि नहीं होगी। जो इसके पक्ष में एक और तर्क देता है प्लेटो, वो कहता है कि स्त्रियां भी शासन में भागीदार होगी। प्लेटो को अपन ने देखा, प्लेटो की शिक्षा योजना में भी प्लेटो स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। प्लेटो शासन व्यवस्था में भी स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान देता है, स्त्रियों को भागीदार करने की बात करता है। तो प्लेटो अपने विचारों में लैंगिक समानता की बातें करता है उस जमाने में भी। इस प्रकार प्लेटो अपने साम्यवाद, जो दो प्रकार का संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद है, उसकी चर्चा करता है और दोनों को ही अभिभावक वर्ग के लिए आवश्यक मानता है। और ये कहता है प्लेटो कि राज्य का संपूर्ण विकास इस साम्यवाद को अपना के ही किया हो सकता है। हालांकि उसके परिवार विषयक साम्यवाद वर्तमान समय में मान्य नहीं हो सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे इस तरीके से झुंड में पशु के रूप में पारिवारिक जीवन जीना संभव नहीं है। बारकर प्लेटो के साम्यवाद की